हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में। मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है। साथ में हम लोग एलसीआर सर्किट के बारे में भी समझेंगे और इससे जो रिलेटेड एक ग्राफ आता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आता है जो बहुत ही बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं आज बहुत बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन करूंगा। साथ में आपको अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके बाद वाला वीडियो आप लोग का जो आएगा वो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ से रिलेटेड होगा। आज हम लोग समझेंगे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है और इसका डेरिवेशन जो निकल के आता है न्यू नॉट इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर एलसी, इसको हम लोग बहुत अच्छा से समझेंगे। इससे पहले आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा एलसीआर सर्किट के बारे में कि एलसीआर सर्किट क्या होता है। तो ध्यान समझना है एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो एलसीआर सर्किट क्या आप लोग देखिएगा, ध्यान समझना। एलसीआर सर्किट क्या होता है, देखो, जब किसी एसी सर्किट में एक कॉइल, फिर से बोल रहे हैं, जब किसी एसी सर्किट में एक कॉइल, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है तो उसे हम एलसीआर सर्किट कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी बता दे। देखो, जब भी किसी एसी सर्किट में क्या जोड़ना है, एक कॉइल जोड़ना है, उसके बाद क्या जोड़ना है बोलो, एक कैपेसिटर जोड़ना है, और क्या जोड़ेंगे, एक रेजिस्टेंस जब जोड़ेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे एलसीआर सर्किट। और इसको हम लोग एसी करंट से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको हम लोग एसी का सिंबल होता है। देखो, जो कॉइल होता है, कॉइल को बोलते हैं इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस को एल से डिनोट करते हैं। एल का मतलब कॉइल हो गया। कैपेसिटर को सी से डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस का मतलब होता है आर, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एलसीआर सर्किट। ठीक है, एलसीआर सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंपीडेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो, इंपीडेंस। और इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है जेड से डिनोट करते हैं उसको, और जेड का फॉर्मूला होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया। ये हो गया एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस। ठीक है, एलसीआर सर्किट के रेजिस्टेंस जेड इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ध्यान समझना, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा ओम। रेजिस्टेंस ना है, एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस है, एसी सर्किट में एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस है, इसलिए रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखो, उससे पहले थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। देखो, जो कॉइल होता है, कॉइल का रेजिस्टेंस को हम लोग एक्सएल से डिनोट करते हैं। किससे बोलो, एक्सएल से। और कैपेसिटर को रेजिस्टेंस को हम लोग एक्सी से डिनोट करेंगे। और रेजिस्टेंस, ये जो वायर है, वायर का रेजिस्टेंस आर होता है, तो इसका रेजिस्टेंस आर ही होता है। बात समझ में आ गया। इसका रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, कॉइल के रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, एक्सएल से। कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, एक्सी से। और आर के ये जो रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस, वायर मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बोलो, आर से। तो समझ में आ गया एलसीआर सर्किट क्या होता है। अब ध्यान समझना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को। देखो, होता क्या है, ध्यान समझना। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सेल का, तो एक्सेल का कुछ फॉर्मूला होता है, हम इधर लिख रहे हैं, ध्यान समझना है। देखो, एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो एक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा और इंटू एल। क्या होता है बोलो, ओमेगा और इंटू एल। अभी याद रखो, ठीक है। फिर एक्सी का फॉर्मूला, इसके बाद वाला वीडियो या फिर इससे पहले वाला जो एलसीआर सर्किट का जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा ये एक्सएल और एक्सी का वैल्यू कैसे इस तरह निकल के आता है। ठीक है ना। तो एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा और इंटू एल। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। फिर से बोल रहे हैं, ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई न्यू और इंटू एल। ये सब याद रखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। ठीक है, और एक्सी का फॉर्मूला होता है, एक्सी का फॉर्मूला तो 1/ओमेगा सी। और ओमेगा का फिर ओमेगा इक्वल टू होता है, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू होता है। बात समझ में आया। तो इसके जगह हम लिखेंगे तो एक्सी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई न्यू और इंटू सी। देखो, अब वो आपको जब ये सब याद रह जाएगा ना, तो आपको रेजोनेंस बहुत अच्छा समझ में आएगा। रेजोनेंस के लिए आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो, जो एसी करंट होता है, एसी करंट यानी कि फ्लक्चुएटिंग करंट। और नॉर्मल से अगर बात बोले तो घर वाला जो करंट होता है, जो एसी करंट आता है उसको भुकुर भुकुर बोलते हैं। भुकुर भुकुर वाला करंट को क्या बोलते हैं, एसी करंट। मतलब वो फ्लक्चुएट करता है, एक बार पॉजिटिव फेज में चलता है और एक बार नेगेटिव फेज में चलता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितना चक्कर लगाया। एसी करंट आप लोग को थोड़ा सा भी आइडिया होगा, एसी करंट ऐसे चलता है, बोला है ना। एसी करंट का मतलब ये कितना चक्कर लगाया, एक सेकंड में जितना चक्कर लगाता है उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे ये जैसे यहाँ पे एक पंखा है, अगर ये पंखा एक सेकंड में 50 चक्कर मार रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 50 हर्ट्ज। समझ में आ गया। अगर एक सेकंड में 100 चक्कर मारेगा तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 100 हर्ट्ज। अगर ये एक सेकंड में 10 चक्कर मार रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 10 हर्ट्ज। समझ में आ गया। तो इंडिया के घरों में जो एसी करंट आता है वो 50 हर्ट्ज पर आता है, यानी कि वो एक सेकंड में कितना बार फ्लक्चुएट करता है, 50 बार, यानी कि 50 चक्कर मारता है। बात समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो। रेजोनेंस के बाद में बात करेंगे, पहले ये सब समझ लो, तभी रेजोनेंस समझ में आएगा बाबू। देखो,
अगर हम बात करें न्यू के बारे में तो क्या होता है, ध्यान सुनो कि जब एसी करंट में जब न्यू का वैल्यू बढ़ेगा, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है ना, तो अगर एसी करंट में न्यू का वैल्यू अगर बढ़ा, ठीक है, देखो पढ़ते हैं हम लोग, जब भी किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसी ईएमएफ को कहते हैं एसी वोल्टेज, और करंट को कहा जाता है एसी करंट, जिसका फॉर्मूला होता है I = I0 sin ओमेगा टी और E = E0 sin ओमेगा टी। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में आप लोग देखिएगा तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनो, अगर यहाँ न्यू का वैल्यू बढ़ाएं, देखो ध्यान सुनो, पूरी तरह से पूरा फुल डिटेल से बता रहा हूँ। अगर मान लो हम यहाँ पे न्यू का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे, किसका वैल्यू बढ़ाएंगे बाबू, न्यू का वैल्यू, अगर हम न्यू का वैल्यू बढ़ाएंगे तो जाहिर सा बात है कि एक्सेल का वैल्यू बढ़ेगा, एक्सेल का वैल्यू बढ़ेगा। अगर हम न्यू का वैल्यू रखें इन्फिनिटी तो एक्सेल का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर एक्सेल का वैल्यू इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि कॉइल का जो रेजिस्टेंस होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर हम मतलब न्यू बढ़ाएंगे तो एक्सेल बढ़ेगा, लेकिन अगर हम न्यू को बढ़ाएंगे, हमसे सुनना, अगर हम न्यू को बढ़ाएंगे तो एक्सी का वैल्यू घटेगा। किसका वैल्यू घटेगा, एक्सी का वैल्यू घटेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम न्यू का वैल्यू, देखो न्यू का वैल्यू रखें इनफाइनाइट, अगर मान लो न्यू का वैल्यू इनफाइनाइट रखें, इन्फिनिटी रखें, क्या रखें बोलो, इन्फिनिटी रखें, तो एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, एक्सी का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि 1 बाई न्यू ना है, 1 बाई न्यू का वैल्यू 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है बोलो, 0 हो जाता है। क्या ये बात समझ में आया। मतलब एक तो अगर हम बात करें कि इसका वैल्यू, न्यू का वैल्यू अगर इन्फिनिटी तो एक्सेल का वैल्यू भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और यहाँ अगर न्यू का वैल्यू इन्फिनिटी तो एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब है कि अगर एक धरती पर है तो एक आसमान पर है। ध्यान से सुनना कि जब न्यू का वैल्यू, गौर से सुनो, फिर से सुनो, इधर कहाँ दिख रहा है, इधर देखो, देखो जब एक्सेल, देखो जब न्यू का वैल्यू इनफाइनाइट, जब न्यू का वैल्यू इनफाइनाइट तो एक्सेल का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, बहुत ज्यादा होगा, इन्फिनिटी होगा। समझ में आ गया। न्यू का वैल्यू इन्फिनिटी तो एक्सेल का वैल्यू भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। समझ में आया। लेकिन एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, मतलब एक नीचे रहेगा और एक ऊपर। जब ये धीरे धीरे हम न्यू को क्या करेंगे, न्यू को घटाएंगे तो एक्सेल का वैल्यू घटेगा, बोलो हाँ या ना, एक्सेल का वैल्यू घटेगा, और जैसे जैसे न्यू को घटाएंगे तो एक्सी का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि न्यू यहाँ ना है। अगर न्यू को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सुनो बात को, समझ रहा है ना, अगर हम न्यू को वैल्यू, यहाँ पे न्यू का वैल्यू हम धीरे धीरे घटाएंगे तो एक्सी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ये घटेगा तो ये क्या होगा बोलो, बढ़ेगा। ये घटेगा तो ये भी क्या होगा बोलो, घटेगा। बात समझ में आया। तो देखो जब न्यू का वैल्यू घटाएंगे तो एक्सेल का वैल्यू घटेगा, लेकिन एक्सी का वैल्यू बढ़ेगा, फिर घटाएंगे फिर बढ़ेगा, फिर घटाएंगे फिर बढ़ेगा। मतलब समझ में आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब एक्सेल और एक्सी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और इसी फ्रीक्वेंसी का कहा जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जहां पर एक्सेल और एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर। चलो एक वैल्यू लेते हैं, छोटा सा वैल्यू लेते हैं और समझते हैं कि क्या है। देखो बात को समझो, जब न्यू का वैल्यू, देखो जब न्यू का वैल्यू इन्फिनिटी तो एक्सेल का वैल्यू भी इन्फिनिटी आया, मतलब बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा वैल्यू लेते हैं 10, क्या लेते हैं बोलो, 10, समझने के लिए। तो जब इसका वैल्यू 10 होगा, इन्फिनिटी का मतलब 10, ऐसे समझ लो एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो इन्फिनिटी का मतलब 10, तो जब इन्फिनिटी का वैल्यू 10 तो 1 बाई इन्फिनिटी यानी क्या हो जाएगा, 0। तो इस समय पे इसका वैल्यू क्या होगा बोलो, 0 होगा। समझ में आ गया। जब यहाँ पे 10 तो यहाँ का वैल्यू 0। समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सेल को, बात को समझो, जब हम एक्सेल को घटाएंगे, मतलब न्यू को घटाएंगे तो एक्सेल का वैल्यू घटेगा। अब ये वाला घटा, मान लो ये 10 होगा तो ये बढ़ेगा, 10 के बढ़ के क्या हो जाएगा, 1 होगा, बोला है ना। फिर इसको घटाएंगे 10 से घटा रहे थे, इसका वैल्यू 9, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 8, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 7, इसका वैल्यू 3। समझ रहा है कि नहीं। मतलब ये एक घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना जब दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर। थोड़ा गहराई से सोचो। देखो अगर हम 10 का वैल्यू घटा रहे हैं, ये 10 तो ये 0, ठीक है। ये होगा 9 तो ये होगा 1, ये होगा 8 तो ये होगा 2, ये होगा 7 तो ये होगा 3, ये होगा 6 तो ये होगा 4, ये होगा 5 तो ये भी होगा 5। आ गया कि नहीं आ गया। मतलब जब दोनों एक्सेल और एक्सी का वैल्यू आपस में बराबर हो जाए, एक्सेल और एक्सी का वैल्यू क्या होगा, बराबर हो जाए, तो उसे हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ध्यान सुनना, समझ में आ गया। तो यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, एट रेजोनेंस, समझ में आ रहा है, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, एक्सेल और एक्सी का वैल्यू आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ गया। अगर एक्सेल और एक्सी का वैल्यू बराबर हो जाए तब क्या होगा, जब एक्सेल और एक्सी का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस जो है, देखो ये ना है एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस, तो एलसीआर सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट है ना,
तो जो LCR सर्किट का रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा बाबू, तो पढ़े हैं Z इक्वल होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर हम लोग पढ़े कि XL और XC का वैल्यू आपस में क्या होता है बोलो, बराबर होता है। ये समझा दिए बढ़िया से। अब ये जब जीरो हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा, ये पूरा रेजिस्टेंस XL मतलब कॉइल का रेजिस्टेंस, XC मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये वाला टर्म कट के क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर यानी कि हो जाएगा R। मतलब कि LCR सर्किट का जो इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस बोले तो रेजिस्टेंस, LCR सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मिनिमाइज्ड हो जाएगा, मतलब मिनिमम हो जाएगा। और अगर यदि रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया तो इस टाइम पर करंट क्या होगा बाबू, करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बटा इंपीडेंस, मतलब रेजिस्टेंस वोल्टेज बटा इंपीडेंस, और ये हो गया करंट, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है, एक ऐसा सर्टेन फ्रीक्वेंसी होता है जिस फ्रीक्वेंसी पर LCR सर्किट का टोटल इंपीडेंस क्या होता है, मिनिमम हो जाता है, और करंट क्या हो जाता है बोलो, मैक्सिमम हो जाता है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर XL और XC का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। समझ में आ गया बात, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ समझने के लिए कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, तो लिखेंगे एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या फिर बोल सकते हैं द सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ध्यान सुनो लिखेंगे नहीं समझा देते हैं, द सर्टेन फ्रीक्वेंसी एट विच द टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी मिनिमम but current will be maximum. This particular frequency is called resonance frequency. At resonance frequency पर क्या होता है, रेजोनेंस, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर हम समझा चुके हैं, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, XL और XC का मान क्या होगा, बराबर होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से डिनोट किया जाता है, किससे बोलो, न्यू नॉट से। तो अगर न्यू नॉट से डिनोट किया जाता होगा तो हम लोग पढ़े हैं कि ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई न्यू, अगर न्यू का वैल्यू न्यू नॉट है ना, न्यू का वैल्यू न्यू नॉट, तो ओमेगा को भी हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा नॉट से डिनोट करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गया, तो ओमेगा को भी किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा को डिनोट करेंगे ओमेगा नॉट से, और XL और XC का मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा, किसमें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। अब धड़ाधड़ फॉर्मूला लगाओ, हम पढ़ा चुके हैं कि XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा R इंटू L, और XC का फॉर्मूला होता है 1 बाई ओमेगा और इंटू क्या होता है बोलो, C होता है, यही होता है। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करो, बट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लगा देंगे नॉट, समझ में आ गया। तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा नॉट और इंटू L, और यहाँ लिखेंगे 1 बाई ओमेगा नॉट और इंटू क्या लिखेंगे बोलो, C। इसको मल्टीप्लाई करो इधर से तो ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 बाई LC, तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 1 बाई LC, और यानी कि हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर LC, और ओमेगा नॉट का मतलब होता है 2 पाई न्यू, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई न्यू नॉट होगा ना, 2 पाई न्यू नॉट, और यहाँ लिखेंगे 1 बाई रूट LC, और इसीलिए न्यू नॉट इक्वल टू आ गया 1 बाई 2 पाई रूट अंडर LC, और ये होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चों जो है इस वीडियो का फायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।